हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है वो इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। अगर इस वीडियो की या फिर पिछले पुरानी वीडियो की आप अगर PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल HMWB बैंकिंग एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो उस पर आपको डेली बाई डेली क्लास चल रही है, उसकी PDF मिलती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है विक्रांत की आय में 1200 की वृद्धि हुई तथा आयकर की दर पहले 25% से घटकर 20% हो गई। यदि दोनों ही परिस्थितियों में आय जो है, आय का 30% कर मुफ्त है, मतलब जितनी भी इनकम कर रहा है उसका 30% मुफ्त है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि उसके द्वारा दिए गए कर भी दोनों ही मामलों में समान है, मतलब अगर वृद्धि से पहले और वृद्धि के बाद जो टैक्स दे रहा था वो समान है। ठीक है, तो उसकी वर्तमान आय क्या होगी ये बताना है। तो क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आपको ये पता चल गया कि अगर हमें पहले की इनकम और बाद की इनकम का रेशियो मिल जाए तब भी तो हम बता सकते हैं कि उसकी इनकम कितनी है। बता सकते हैं कि नहीं? तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारी पहले की इनकम कितनी थी और बाद की इनकम। ठीक है, और उसके बाद जो जो कह रहा है वो करते जाते हैं। तो हमने मान लिया कि पहले और बाद की इनकम की बात कर रहा है, तो पहले की इनकम और बाद की इनकम मान लिया हमने, सॉरी इनकम। ठीक है, बाद की इनकम, तो वो कह रहा है मैंने माना कि पहले की इनकम हमारी I1 मान लेते हैं, बाद में बढ़ने के बाद 1200 बढ़ने के बाद कितनी हो गई, I2 हो गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, I1 और I2। कह रहा है कि आयकर की दर 25% से घटकर 20% हो गई यदि दोनों ही परिस्थितियों में आय का 30% कर मुफ्त है। तो एक बात बताइए कि जितनी उसकी इनकम होगी उस पर 30% मुफ्त है, मतलब टैक्स लगेगा कितने पे? आप बताइए कि टैक्स लगेगा कितने पे? टैक्स भाई जो उसकी इनकम होगी, अगर 30% पे नहीं लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि 70% लगेगा। और दोनों ही स्थिति में बोला है, तो इनकम का 70% कितना होगा भाई? जैसे हमसे कोई पूछे कि 20 का 10% कितना होगा, तो हम क्या करते थे, 20 गुणित 10/100 कर देते थे, यही तो करते थे। तो एक जीरो कैंसिल, इसका 10% कितना होगा, हम 2 बता देते थे। लेकिन हमने यहाँ पे क्या माना है, इनकम I1 और I2 माना है, तो इनका 70% कितना होगा भाई? डायरेक्ट गुणित 70 कर दिया, इसका भी 70 कर दिया। इतना समझ में आया? अब कह रहा है कि अब यहाँ पे आ जाते हैं, कह रहा है आयकर की दर 25% से घटकर 20% हो गई। अब कितने पे टैक्स लग रहा है? इनकम के 70% पे, यहाँ पे इनकम के 70% पे भी। यहाँ कह रहा है कि टैक्स जो है पहले 25% लगता था, अब कितना, 20% लग रहा है। तो भाई कितने पे टैक्स लग रहा है? जो इनकम है उसका 70% और 70% पे जो टैक्स लग रहा है वो कितना है, 25%। तो मैंने आपको बताया ना कि ये कितना, कैसे निकालते हैं भाई। अब इनकम का 70% कितना है ये,
अब इस पे 25%, इसका 25% कितना होगा, 25% टैक्स निकाल दिया। और यहाँ पे कितना लग रहा है, बाद में हो गया 20%। 20% कह रहा है कि दोनों स्थितियों में जो है वो क्या है, इनकम टैक्स समान है, तो हमने क्या कर दिया, समान कर दिया। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। अगर देखिए तो यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, और यहाँ भी 2% यहाँ, 2% यहाँ, कैंसिल। 70 यहाँ भी है, 70 यहाँ भी है, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आया, I1 गुणित्ते 25 बराबर I2 गुणित्ते कितना, 20। तो 5 चौके 20, 5 25। तो I1 एंड I2 का रेशियो क्या मिल गया हमें, I1 एंड I2 का रेशियो देखेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 5:4। सॉरी 5 25, 5 चौके 20, उल्टा हमने कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 रेशियो कितना मिल गया हमें, 5। क्या मिल गया, 4:5। तो ये बताइए कि इनकम का रेशियो मिल गया 4 और 5 का। यहाँ पे देखा जाए तो कितने की वृद्धि, पहले 4 था, बाद में कितने की वृद्धि हो गई, 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, कितने की वृद्धि हुई, 1200 की। तो 1 यूनिट का मान 1200, तो 4 यूनिट का मान कितना, 4800, और 5 यूनिट का मान कितना, 6000। कितना, 6000। तो हमसे पूछा क्या है, तो उसकी वर्तमान आय कितनी होगी। वर्तमान आय कौन सी होगी भाई, पहले कुछ थी, बाद में 1200 की वृद्धि हुई, तो वही तो हमारी प्रेजेंटेज होगी। तो ये कौन सा हमारा, सी वाला, ठीक। तो कौन सा सही हमारा, ये वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, बस देखने में आपको कंफ्यूजन लग रहा था कि बहुत हार्ड हो सकता है। आप इसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, इसे भी आप कम से कम 10-15 सेकंड में तो कर ही सकते हो। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 साल पहले राजेश और संजय की आयु का अनुपात जो था वो 5 और 9 का था, और 4 साल बाद यह अनुपात जो है 9 और 13 हो जाएगा। तो 6 साल बाद राजेश और 8 साल बाद संजय की आयु के बीच का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो किसका किसका दिया है, राजेश का और संजय का, मतलब मेरा। कितने का रेशियो दिया है, 5 और 9 का रेशियो दिया है। कितने साल पहले, 4 साल पहले बोल रहा है, ठीक। कितने साल पहले, 4 साल पहले। और कह रहा है 4 साल बाद, भाई प्रेजेंट एज होगी, फिर 4 साल पहले, फिर प्रेजेंट, फिर 4 साल बाद की एज कह रहा है। तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, आप बताइए, कि 9 और 13, कितनी हो जाएगी, 9 और 13, ठीक है। तो एक बात बताइए आप कि पहले इस अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, रेशियो मेथड यूज कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे कितने का अंतर है, 5 4 9, यहाँ पे 9 4 13। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अंतर मैंने देखने के लिए क्यों कहा। एक बात बताइए कि अगर 4 साल पहले, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि राजेश और संजय की आयु कितनी रहेगी, 20 और 25, ठीक। अब देखा जाए तो 8 साल बाद, भाई 4 साल पहले, फिर प्रेजेंट एज आएगा, फिर 4 साल बाद, मतलब 8 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, 28, और इसकी एज कितनी हो जाएगी, 33 साल। तो एक बात बताइए कि इनके बीच का अंतर जो होगा एज का, ये कितना था पहले, 5 था, ये कितना है, 5। तो कहने का अर्थ है कि इनके बीच का जो एज डिफरेंस है वो तो चेंज नहीं होगा ना, चेंज होगा, नहीं होगा भाई, जो, क्योंकि ये भी 8 साल बढ़ा है और ये भी 8 साल बढ़ा हुआ, तो दोनों के एज, भाई जो पहले डिफरेंस था बाद में भी वही डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कितना, पहले भी 4 यूनिट का डिफरेंस था, बाद में भी 4 यूनिट का डिफरेंस है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है।
अगर ये डिफरेंस सेम ना होता तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस सेम करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 4, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं। जब 2 का गुणा करते हैं तो इधर भी 2 का करना पड़ता और इधर भी 2 का गुणा करना पड़ता, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि 4 साल प्लस 4 साल मतलब 8 साल के अंतर में कितने यूनिट की वृद्धि हुई। देखा जाए तो कितने यूनिट की, 9 से 13 मतलब 4 यूनिट की वृद्धि हुई। तो 4 यूनिट का मान कितना हो गया, 4 यूनिट का मान कितना, पहले 4 साल पहले 4 साल बाद 8 हो गया। तो एक बात बताइए कि 1 यूनिट का मान कितना होगा, 2 ईयर। कितना हो गया, 2 ईयर। अगर 1 यूनिट का मान 2 ईयर तो 5 यूनिट का मान कितना, 10 साल। 9 यूनिट का मान कितना, 18 साल। इतना समझ में आया। ये 4 साल पहले की है, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी हमारी भाई, प्रेजेंट एज कितनी होगी, ये 4 साल पहले है तो प्रेजेंट में कितनी होगी, 18 4 22 साल। और ये कितना होगा, 10 4 14 साल। ये हमारी क्या आ गई, प्रेजेंट की एज आ गई। कितनी आ गई, प्रेजेंट की एज। तो बोला है ना कि 6 साल बाद मतलब प्रेजेंट से 6 साल बाद इसकी एज कितनी होगी, राजेश की प्लस 6 कर दिया। और संजय की कितनी साल, 8 साल बाद। अभी 22 है, 8 साल बाद कितनी होगी। तो रेशियो पूछा है तो रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 30। तो रेशियो कितना आ गया भाई, 2 और 3 का। कितना, 2 और 3 का। तो क्या क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था और आपने कर भी लिया है, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इससे करना कैसे। इसके मैंने दोनों मेथड बताऊंगा आपको कि आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हो और प्रॉपर बेसिक में इसका कैसे किया जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा है कि आपको प्रॉपर बेसिक आना ही चाहिए और उसके साथ साथ शॉर्ट भी आना चाहिए, क्योंकि बेसिक आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है और शॉर्ट जो है वो एग्जाम में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है एक कक्षा का औसत वजन जो है 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब आकाश एक ऐसे छात्र की जगह लेता है जिसका वजन जो है 28 किलोग्राम है, और औसत वजन 1.5 किलोग्राम घट जाता है जब विकास एक ऐसे छात्र की जगह लेता है जिसका वजन 28 किलोग्राम है। ठीक है, तो यदि कक्षा में कुल 32 छात्र हैं तो आकाश और विकास का औसत वजन क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो औसत वजन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, आकाश और विकास का जो है वजन पता होना चाहिए, तभी तो हम एवरेज बता सकते हैं कि उसकी एवरेज वेट क्या होगी। ठीक है, तो चलिए एक बात बताइए कि इसमें कह रहा है कि औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, यहाँ पे घट जाता है, तो एवरेज हमें ऑल ओवर एवरेज वेट पता है, नहीं पता तो हम मान लेते हैं। माना एवरेज वेट जो था वो रियल वाला कितना था, एवरेज वेट हमने मान लिया कि x। ठीक है, तो आप बताइए कि अगर एवरेज वेट हमने मान लिया तो टोटल स्टूडेंट हैं कितने, टोटल 32 हैं, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 32 स्टूडेंट का, टोटल वेट कितना हो जाएगा भाई, एवरेज इतना है तो टोटल वेट कितना होगा 32x होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि एवरेज वेट बराबर क्या होता है, टोटल एज बटा टोटल वेट बटा नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल वेट निकालने के लिए क्या किया, एवरेज वेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट से हमने गुणा कर दिया, यही तो किया, तो हमें मिल गया इतना। तो अब आ जाते हैं अब जो कंडीशन के हिसाब से, फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है
वो हम देख लेते हैं, हमें टोटल वेट पता हो गया ना। तो एक बात बताइए कि कह रहा है कि एक कक्षा का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो अभी हम इसको रहने देते हैं। कह रहा है जब आकाश एक ऐसे छात्र की जगह लेता है जिसका वजन 28 किलोग्राम है, तो एक बात बताइए कि टोटल वजन हमारे पास कितना है, 32x टोटल वेट है। कह रहा है कि 28 किलोग्राम वाला की जगह ले रहा है कौन, आकाश। तो मतलब 28 किलोग्राम जिसका वेट है वो जा रहा है और उसकी जगह आ कौन रहा है, आकाश आ रहा है। तो उसके वेट को घटा दिया, जो 28 किलोग्राम वाला था उसको घटा दिया, और आकाश का वेट हमने मान लिया 1 किलोग्राम है तो उसको जोड़ दिया। आप बताइए कि ये क्या हो गया हमारा, कंडीशन के हिसाब से अब टोटल वेट कितना है वो पता चल गया हमें। अगर एवरेज निकालना हुआ तो कितना होगा इसका, भाई 32 स्टूडेंट तो अभी भी है कि नहीं, तो 32 से हमने भाग दे दिया। लेकिन कह रहा है कि अब क्या हो रहा है कि एवरेज वेट 1.5 किलोग्राम बढ़ गई। तो पहले कितनी थी, x थी, अब बढ़ कितनी गई, 1.5 किलोग्राम। तो देखा जाए तो ये भी तो एवरेज है हमारा, ये भी तो एवरेज है, ये भी तो एवरेज वेट है। क्योंकि भाई देखो जो गया उसको हमने निकाल दिया, जो आया उसके वेट को हमने जोड़ दिया। इसको मैंने मान लिया आकाश का वेट 1 किलोग्राम है तो जोड़ दिया, और एवरेज निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल वेट में से नंबर ऑफ स्टूडेंट से भाग दे दिया। लेकिन यहाँ पे पहले जो हमारा एवरेज था वो x था, बोला ना 1.5 किलोग्राम बढ़ गया, तो ये भी तो एवरेज है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 32x माइनस 28 प्लस a, 32 का गुणा इधर किया तो कितना हो जाएगा 32x, और 1.5 में किया तो 48 आएगा। इतना समझ में आया। देखा जाए तो 32 प्लस x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। a का मान निकालना है तो 28 इधर कर देते हैं, तो a का मान कितना आ गया 76 किलोग्राम। कितना हो गया 76 किलोग्राम, a का मान पता चल गया, मतलब आकाश का। अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन में हम देख लेते हैं क्या कह रहा है कि औसत वजन 1.5 किलोग्राम घट जाती है जब विकास एक ऐसे छात्र की जगह लेता है जिसका वजन 68 किलो। भाई टोटल वजन हमारा कितना था, 32x था। अब क्या हो रहा है कि जिसका वजन 68 किलोग्राम है वो तो जा रहा है, उसका वेट हमने घटा दिया। अब उसकी जगह विकास आ रहा है तो विकास का वेट हमने मान लिया कि 20 किलोग्राम है। ठीक, अब इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना होगा, भाई स्टूडेंट तो अभी भी 32 है, एक गया एक आया, तो 32 तो अभी भी है, तो ये हो गया एवरेज। ये क्या हो गया, एवरेज वेट हुआ। ठीक, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे उसने बोला है कि औसत वजन 1.5 किलोग्राम घट जाती है, तो पहले कितनी थी x, अब घट के कितना रह गया 1.5 घटा दिया हमने, तो अब इतना रह गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 32x माइनस 68 ये है प्लस v, और इधर कितना हो जाएगा 32x माइनस 32 का 1.5 गुना कितना होता है 48 माइनस का, तो यहाँ पे 32 यहाँ पे 32, क्योंकि इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 0। तो अब इसको 68 को उधर लेके जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो कितना आएगा 20 kg आएगा। हमें किसका मिल गया, आकाश एंड विकास का टोटल वेट मिल गया। तो एवरेज वेट निकालना है किसका, आकाश एंड विकास का, तो कितना होगा भाई, इसकी 76 किलोग्राम है, इसका 20 किलोग्राम वेट है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 2 लोग हैं, तो एवरेज वेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96/2 बराबर कितना 48 किलोग्राम। एवरेज वेट कितना आ गया 48 किलोग्राम। तो समझ में आया। तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल ही था, मैंने ये प्रॉपर बेसिक से बताया है। ये जो हमारा था ये बेसिक था कि बेसिक से आप कैसे कर सकते हैं। अब आ जाइए शॉर्ट पे आते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे उसने क्या बोला है कि 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। क्या हो रहा है, जब आकाश एक ऐसे छात्र की जगह ले रहा है जिसका वजन 28 किलोग्राम है, तो हम देख लेते हैं भाई कि जो 28 किलोग्राम वाला क्या हो रहा है वो जा रहा है, और उसकी जगह कौन आ रहा है, आकाश आ रहा है, तो आकाश को ले आते हैं। ठीक, यही तो होगा। अब बताइए कि एवरेज वेट कितना हो रहा है। अब इसका अगर एवरेज निकालें, जो भी हमारी वेट बढ़ रहा है या घट रहा है वो हमने क्या किया, 28 जा रहा था हमने निकाल दिया, प्लस
ए आ रहा है उसको हमने क्या किया, जोड़ दिया। अगर हम इसका एवरेज निकालना चाहें तो कितना होगा, 32। कहने का अर्थ है जो बढ़ी या घटी हुई हमारी वेट होगी हम उसका एवरेज निकालते हैं, और उसके बाद तो दिया ही है कि 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो ये क्या है, प्लस का 1.5 किलोग्राम है। ठीक, तो ये क्या है, ये भी एवरेज है, ये भी बढ़ी हुई घटी हुई क्या, ये तो ये भी एवरेज है भाई, 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है, और ये भी एवरेज है भाई, 28 वाला गया, ए वाला आया, आकाश आया, तो इसका भी तो एवरेज हमने निकाल लिया। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, 32 15, ये 28 हो गया, प्लस ए, 1.5 में 32 से गुणा किया तो 48, 28 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 76 kg। अब ये कंडीशन फर्स्ट था, सेकंड के लिए देख लेते हैं। तो सेकंड के लिए भी यही करेंगे, कह रहा है ना कि विकास एक ऐसे छात्र की जगह लेता है जिसका वजन 68 किलो है, तो 68 किलो वाला चला गया, उसकी जगह कितना आ गया, विकास आ गया। तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज निकालने के लिए 32 स्टूडेंट अभी भी है, और क्या हो रहा है, 1.5 किलोग्राम घट जाती है, तो जो पहले वेट था उसका कितना, 1.5 किलोग्राम घट गई। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 68 प्लस वी, 32 का 1.5 गुना कितना, 48, और ये 68 उधर लेके जाएंगे तो प्लस होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 20 kg। तो एक बात बताइए, दोनों का वेट हमें पता चल गया। अब एवरेज वेट निकाल नहीं सकते, दोनों को जोड़ लीजिए, 76 प्लस 20 बट्टा 2 बराबर कितना, 48 kg होगा। तो कौन सा सही है, डी वाला। तो क्वेश्चन दोनों समझ में आ गया होगा प्रॉपर बेसिक से। वहां पे भी देखा आपने, 32 क्या हो रहा था, 32x कैंसिल हो रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने जो बढ़े हुए या घटा हुआ वेट हो रहा है उसको हम निकाल करके और क्या कर रहे हैं, उसका एवरेज निकाल ले रहे हैं, और बाकी तो एवरेज उसने दे रखा है कितना, 1.5 बढ़ रहा है घट रहा है, वो भी एवरेज ये भी एवरेज बराबर कर दिया, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि आप बेसिक पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद आइए शॉर्ट पे। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं, बहुत सिंपल है, ये माइंड में आप कर सकते थे और कर भी लिया होगा काफ़ी लोगों ने, अगर ध्यान दिया होगा तो। ठीक है, कह रहा है कि एक पानी की टंकी में पी इनलेट पाइप है, जबकि क्यू और आउट जो है आउटलेट पाइप है। पी 15 लीटर प्रति घंटे की दर से भरता है, जबकि क्यू और आर जो है 5 लीटर और 6 लीटर प्रति घंटे की दर से खाली करते हैं। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 49 घंटे में भर जाती है, तो टंकी की क्षमता कितनी है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बात बताइए कि पी इनलेट पाइप है, वो क्या कर रहा है, 15 लीटर भर रहा है। क्यू क्या है, आउटलेट पाइप है, आउटलेट है, इनलेट है। ठीक है, ये भी आउटलेट है, तो ये क्या कर रहा है कि 5 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से खाली कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है, खाली कर भर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये भी खाली कर रहा है 6 लीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो एक बात बताइए कि अगर तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए, तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तब क्या होगा, तो आप बताइए कितना होगा भाई। 15 लीटर ये भर रहा है, 11 लीटर ये खाली कर रहे हैं, 5 माइनस 6, सॉरी 5 माइनस 6, तो ये क्या कर रहा है, 4 लीटर प्रति घंटा क्या कर रहा है, ये बच रहा है जो कि भर रहा है। ठीक है, कितना, 4 लीटर भाई, 15 लीटर तो भर रहा है, लेकिन 6 5 11 लीटर वो निकाल भी तो रहे हैं एक घंटे में। तो टोटल हमारा कितना जा रहा है एक घंटे में, 4 लीटर जा रहा है। तो एक घंटे में 4 लीटर जा रहा है, तो कह रहा है ना 49 घंटे में पूरी टंकी भर जाती है, तो 49 घंटे में कितना भरेगा, तो 4 गुणित 49 बराबर कितना, 196 लीटर। तो
कहने का अर्थ भाई 49 घंटे में क्या हो रही है, भर जा रही है। तो 196 लीटर, तो यही हमारी टंकी की क्या है, क्षमता है ना भाई। 49 घंटे में भर जा रही है तो 196 लीटर तो उसकी क्षमता हुई। तो ये माइंड में कर सकते थे आप, क्योंकि ये क्या दे रखा है, इफिशियंसी दे रखा है। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि जो प्रति घंटे या प्रति मिनट या पर डे में किया गया कार्य, वही तुम्हारी क्या होती है, इफिशियंसी होती है। ठीक, तो ये अगर इफिशियंसी है प्लस 4 घंटे, 4 लीटर प्रति घंटा है, तो टाइम से डिवाइड दे दिया तो टोटल वर्क नहीं पता चल जाएगा। यही तुम्हारा टोटल वर्क मतलब जो क्षमता होगी वही। तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था, आपने कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आइए, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है अखिल और भानु ने 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक योजना में निवेश किया। भानु द्वारा निवेश की गई राशि अखिल की तुलना में, ठीक है, 800 रुपये अधिक है। मतलब भानु जो है वो 800 रुपये अधिक इन्वेस्ट करता है। तो यदि दोनों वर्षों के अंत में दोनों को कुल जो है 9675 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो भानु द्वारा निवेश की गई राशि बतानी है हमें कि कितनी थी। ठीक है, तो कौन कौन है, अखिल सॉरी, और भानु है। भानु को बी मान लिया, हम मान लेते हैं कि इसने एक्स इन्वेस्ट किया। तो कह रहा है ना कि भानु ने कितना इन्वेस्ट किया, एक्स प्लस 800 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट किया। ठीक, तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें क्या पता हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पता हो, तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे 15% बोला है और 2 वर्ष के लिए, दोनों के लिए सेम बोला है। ठीक है, बस उनका क्या है, प्रिंसिपल चेंज है। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो मिलेगा। तो 15% का मान कितना होता है, जाहिर सी बात है कि 15/100, यही तो करते हैं। तो 5×3 = 15, 20। तो एक साल में अगर हमारा प्रिंसिपल 20 है तो 20 का 15% कितना, 3। तो अमाउंट कितना हो जाएगा एक साल बाद, 23 हो जाएगा। इतना समझ में आया, ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा ना। तो एक साल में कितना हो गया, 20 से कितना हो गया हमारा, 23 फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में कितना, ये भी 20 से 23 हो गया। यहाँ पे भी सेम है, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का यहाँ भी सेम है भाई, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ भी कितना है, 20, 23 हो गया। यहाँ भी 20 से 23 हो गया सेकेंड ईयर में भी। तो अब हम देख लेते हैं हमारा प्रिंसिपल कितना आ रहा है, 400, और 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 529 होता है, 29। यहाँ पे कितना आएगा, 400 और कितना, 529। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो ब्याज कितना मिल रहा है, 129 रुपये मिल रहा है। यहाँ सॉरी 129 यूनिट मिल रहा है। यहाँ पे कितना मिल रहा है, 129 यूनिट। 129 यूनिट किस पे मिल रहा है, अगर हमारा प्रिंसिपल 400 है तो 129 यूनिट मिल रहा है। अगर या लेकिन हमारा प्रिंसिपल है कितना, एक्स, तो एक्स पे कितना मिलेगा हमारा, 2 साल का, इतना मिल जाएगा। ये मैंने बताया कि एक्स कहाँ से आता है, कैसे डायरेक्टली हम गुणा करते हैं। और यहाँ पे भी 129 मिल रहा है किस पे, 400 पे। तो हमारा तो प्रिंसिपल कितना है, एक्स प्लस 800 पे कितना मिलेगा। ठीक है, तो कितना हो गया, ये भी हमारा CI हो गया 2 साल का, दोनों का। तो अब कह रहा है कि यदि दोनों वर्षों के अंत में दोनों को कुल जो है इतना का ब्याज मिला, देखा जाए तो अखिल को कितना मिला, इतना, और भानु को कितना मिला, इतना। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो 129x/400 प्लस 129/400, ये हमने क्या किया, अंदर गुणा कर दिया। तो x प्लस 129/400 गुणित 800, यही तो होगा ब्याज। ये दोनों का ब्याज हो गया। तो ये कह रहा है कितना मिला हमें,
₹9675 मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 258/400। अब ये कितना आएगा 4 दूनी 8, 258 आएगा, लेकिन इस तरफ जाएंगे तो हम घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 9675 में 258 घटा दिया तो कितना आ जाएगा हमारा, यही चीज़ है 94, और कितना आएगा 17, कितना 94 17, यहाँ एक्स है सॉरी। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये चीज़ समझ में आई नहीं कि 129/400 है, एक्स प्लस 800 कैसे किया। अरे भाई चलिए ठीक है, बता देता हूँ पहले, नहीं तो काफ़ी लोगों को नए होंगे, उनको कन्फ्यूजन होगा, तो कन्फ्यूजन से अच्छा है कि आप जो कि समझ लीजिए। 15% वाला तो समझ में आ गया, तो मैं बता देता हूँ इसको भी कैसे आया। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई। तो यहाँ पे अगर हम 400 और कितना आया 529 आया था हमारा, 129 यूनिट यहाँ पे ब्याज मिला। तो एक बात बताइए कि अगर 400 ब्याज था तो 400 बराबर हमारा कितना हमने माना था x। अगर 400 यूनिट का मान 400 यूनिट का मान x है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा x/400। तो 129 यूनिट चाहिए, तो 129 यूनिट का क्या करेंगे, 129 यूनिट चाहिए तो हम क्या करेंगे 129 x हो जाएगा, भाई गुणा करेंगे ना दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 400। यही तो हमने किया है 129/400 इंटू एक्स। तो समझ में आ गया होगा भाई, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, बस मेरा यही सिद्धांत है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से होगा, अगर नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये कितना आ गया 258 एक्स बटा कितना 400, इधर कितना था 94 17, 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 छाक 18, ये कितना हो गया 3 त्रिक्का 9, 3 इक्का 3, 3 त्रिक्का 9, 3 9 27, 3139 आ गया। ठीक, और कुछ कटेगा नहीं दिख रहा है, 3 से ये कटेगा 2 से। ठीक है, तो ये कितना आएगा 43, यहाँ आ गया कितना 200। तो x बटा 200, इधर कितना है 31,9, 3 त्रिक्का 9, 3 इक्का 3, 3 त्रिक्का 9, 3 9 27। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया ये 43, सॉरी यहाँ पे। तो अब 43 से काटते हैं, देखते हैं कटेगा 43 कितनी बार लेके जाएं, तो 8 बार लेके जाएंगे, 8 चौक 32, 320 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार लेके जाते हैं, तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 28 2 30, 301 आएगा भाई, 301 आएगा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 12, 129। ठीक, कितना 129, 129 को 43 से कितनी बार जाएगा 3 बार, 43 का अगर किया तो ये कितनी बार जाएगा 3 बार, तो मतलब कहने का अर्थ यहाँ कितना आ गया 73। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा हमारा 6 4 14, 14,600 हमारा x का मान आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब कह रहा है कि किसकी बतानी है, भानु की। तो भानु की कितनी थी भाई x प्लस 800, तो x प्लस 800 का मान कितना हो जाएगा 15,400 हो जाएगा भाई, 15,400। तो कौन सा सही है हमारा, इसमें दिया ही नहीं है, तो नन ऑफ डीज। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि हमारा करना कैसे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जितना मैंने आराम से आपको बताया, ये चीज़ें तो आपको बतानी नहीं है, किसी को समझानी नहीं है, तो आप इसे तेज़ी से कर सकते हैं। अब वो भी डिपेंड करेगा कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर रखा होगा उतनी तेज़ आपकी कैलकुलेशन होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है,
कह रहा है कि अमिताभ के पास 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के जो हैं क्रमशः कितने हैं, 3 और 4 और 8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि जो है 23 रुपए है, मतलब कॉइन की संख्या दे रखी है और टोटल अमाउंट उसने बता रखा है कि 23 रुपए है। तो जब 10 पैसे के सिक्कों की संख्या दुगने करता है, 5 पैसे के सिक्के को आधी कर देता है और 50 पैसे के सिक्के की संख्या वही रहती है, तब उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, तब उसके पास कुल कितनी राशि होगी। तो उसने दो कंडीशन दे रखा है, क्वेश्चन से पढ़ने से लग रहा है कि दो कंडीशन दे रखा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट में क्या क्या दिया है भाई, 50 पैसे का सिक्का है और कितने का है, ये 50 पैसे का सिक्का हो गया, 10 पैसे का सिक्का हो गया और ये 5 पैसे का सिक्का हो गया। कह रहा है इनका कॉइन का रेशियो दिया है, किसका, कॉइन का रेशियो दिया है कितना, 3, 4 एंड 8 का रेशियो दे रखा है। तो हम मान लेते हैं कि उसके पास जो है 50 पैसे के 3x कॉइन है, 3x कॉइन है और कितना है 4x कॉइन है, इसका 8x कॉइन है 50। ठीक, इतना हमें पता चल गया। अब अगर हमें रुपए में चेंज करना हुआ तो हम क्या करेंगे भाई, ये कॉइन की संख्या है, 50 पैसे के अगर 3x कॉइन है तो टोटल रुपए कितने, अगर देखा जाए तो रुपए कितने होंगे, तो पहले पैसे में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कितना है 50 पैसा, 50 पैसे के 3x कॉइन मतलब 5 या 15, 1.5x है, मतलब 150x आएगा। भाई 1 रुपए में 2 तो 3 में कितना, 1.5 रुपए में कितना, यही तो होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40x आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40। इतना हमारे पास क्या हो गया, पैसा। अब पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग देंगे, तभी नहीं भाई, 1 रुपए में कितना, 100 पैसे। ये सारे मैप किस में आए, पैसे में, तो हमने क्या किया, रुपए में चेंज कर दिया। तो अब इनका हम देख लेते हैं रेशियो कितना आएगा। तो एक बात बताइए कि 100 तो सब में है ना, तो कोई मतलब है नहीं है। यहाँ पे 1 जीरो यहाँ भी क्या है, 1 जीरो यहाँ भी है, 1 जीरो यहाँ है। तो रुपी का रेशियो हमारा क्या आ गया, 15x, 4x और कितना, फिर 4x। तो देखा जाए तो कह रहा है कितना रुपए भाई, ये तो अब रुपए का रेशियो आ गया। टोटल हमारे पास कितना है, 15, 4, 19, 4, 23x रुपए हैं, लेकिन वो कह रहा है नहीं 23 रुपए हैं। तो x का मान कितना आ गया, 1 रुपए आया। x का मान हमें कितना मिल गया, 1 रुपए। अब कह रहा है कि अब दूसरी कंडीशन, अब कंडीशन वो चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, कंडीशन चेंज कर रहा है। अब बोल रहा है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या आधी कर दी जाए। तो 5 पैसे के सिक्के कितने थे भाई, यही तो हमारा था, यही तो कॉइन का रेशियो था। तो आधा कर दिया गया तो कितना हो गया, 4x। और कह रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या दुगनी कर दी जाए। तो 10 पैसे की संख्या कितनी थी हमारी, 4x। अब कितना हो गया, 8x रुपए हो गए। ठीक है, और कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या वही रहती है, तो कितनी है, 3x। ठीक, तो ये बताइए कि ये क्या है, हमारे सिक्कों की संख्या है, ये क्या है हमारा, कॉइन का रेशियो मिल गया। अगर मैं इसे रुपी में चेंज करना चाहूँ तो कितना होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये कितना हो जाएगा, 50 का गुणा 3 में किया तो 150 x, और ये कितना होगा 80 x, और ये कितना होगा 40 x हो जाएगा। रुपए में चेंज करना है तो 100 से क्या किया, गुणा किया, और सॉरी भाग किया। अब मैंने कहा ना कि चाहे भाग कीजिए चाहे जो कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना होगा, तीनों में है तो कट जाएगा क्योंकि रेशियो में है। तो आप बताइए कि 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो हमें यहाँ पे कितना है 15x, यहाँ कितना है 8x, यहाँ कितना है 4x। सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ क्या, हाँ यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कितना है 5 पैसे का 4x कॉइन है तो यहाँ पे 20 होगा, सॉरी। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे देखा जाए तो 15x, 8x और कितना है 2x। x का मान हमें पता है, ये भी क्या अब रुपी में आ गया ना भाई, ये क्या आ गया रुपी में। तो ये भी क्या है हमारा रुपी का रेशियो है, तो x का मान 1 रुपए है। तो यहाँ पे कितना हो गया 15 रुपए हो गया, यहाँ पे कितना रुपए हो गया 8 रुपए हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2 रुपए हो गया। तो टोटल रुपए कितना है हमारे पास, 15, 8, 23, 2, 25 रुपए। कितना, बाद में इसके पास कितने रुपए हो गए 25 रुपए। तो कौन सा सही है, ये बी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है,
तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, कह रहा है 3 दोस्त हैं, रिशु, शशांक और तरुण के पास कुल 6600 रुपए है। रिशु और शशांक की राशि का अनुपात 9:4 है। यदि उन्हें अपनी अपनी राशि समान अवधि के लिए किसी व्यवसाय में निवेश किया और रिशु और तथा तरुण के लाभ के हिस्से का अनुपात और शशांक और तरुण के लाभ के हिस्से का अनुपात दे रखा है इसने, तो तरुण का लाभ में से हिस्सा क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तरुण का लाभ में हिस्सा क्या होगा, ठीक है, तो ये पूछ रहा है हमसे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखा जाए तो क्या है, 6600 रुपये टोटल है। अब कौन कौन दोस्त हैं भाई, तीनों हैं, रिशु है आर, शशांक कौन है एस, और तरुण को हमने टी मान लिया। तो इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, बोला है ना कि रिशु और शशांक का 9 और 4 के रेशियो में, तो हम मान लेते हैं कि इन्होंने 9x इन्वेस्ट किया, इन्होंने 4x इन्वेस्ट किया, इतना इन्वेस्ट किया। ठीक है, ये रेशियो है इनका। तो अब तरुण का तो हमें नहीं पता, तो तरुण को हम मान लेते हैं ए इन्वेस्ट किया उन्होंने। तो एक चीज मैंने बताई थी कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का। अगर भाई देखा जाए तो बोल रहा है कि अपनी अपनी राशि समान समय अवधि के लिए, मतलब टाइम सेम है। अगर टाइम हम मान लेते हैं एक मिनट या 1 साल के लिए, तो सब में भाई सेम है ना, तो 1 का गुणा किया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो कहने का अगर टाइम सेम हो तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही क्या हमारा होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो कितना आ गया, ये कितना हो गया हमारा ए। अब यहां पे आ जाइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि निवेश की गई तो रिशु तथा तरुण के लाभ के हिस्से का अनुपात, किसके, रिशु तथा तरुण, रिशु कौन है ये, तरुण कौन है ये, तो इनका योग करिए तो कितना 9x प्लस ए, तथा कह रहा है कि शशांक और तरुण के लाभ के हिस्से का अनुपात, शशांक और तरुण कौन है भैया, शशांक कौन है ये, और तरुण कौन है ए, इनके लाभ का रेशियो दे रखा है कितना, 8 और 7 का। ठीक, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, 9×7=63x प्लस 7a, और इधर कितना आ जाएगा, 8×4=32x प्लस कितना 8a। तो 7a को इधर लाएंगे तो a बराबर कितना, 32 इधर जाएगा तो क्या इतना आएगा, 31x आएगा। कितना आएगा, 31x आएगा। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितना इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था, 9x 4x और a, टोटल कितना इन्वेस्ट किया था, 9x 4x प्लस a, जो कि बराबर किसके है भाई, तीनों को मिला के कितना 6600 रुपये। तो 6600, तो x का मान कितना, सॉरी 9 और 4x कितना हो जाएगा 13x, प्लस 9x का मान पता है हमें कितना है, 9x नहीं सॉरी a का मान हमें पता है कितना 13x। तो इनका हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 44x, और ये कितना हो गया 6600। तो 22 दूना 44, 22 3 66, कितना आ गया 300, और 2 से काटा तो कितना 150। तो x का मान कितना आ गया 150, x का मान हमें पता चल गया है कितना 150 रुपये। ठीक है, तो कह रहा है कि तरुण का लाभ में हिस्सा क्या होगा, द फाइंड द शेयर ऑफ तरुण। ठीक है, तो लाभ में हिस्सा कितना होगा भाई, तो यहाँ पे उसने कुछ गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि लाभ तो हमको उसने बताया, प्रॉफिट तो बताया ही नहीं ना भाई, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, किसी एक का भी नहीं दिया है, ऑल ओवर भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पूछ रहा है फाइंड द शेयर ऑफ तरुण, मतलब इन्वेस्टमेंट का पूछ रहा है, सॉरी ये इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में कितना है, तो x का मान 150। तो एक बात बताइए कि टोटल इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, 9x 4x, 13x का मान कितना हो जाएगा, तो 150 गुणते, या फिर ऐसे कर लीजिए कि ए ने ही तो इन्वेस्ट किया, तरुण ने कितना इन्वेस्ट किया, ए का मान कितना आया हमारा 31x, 31x का मान 150 है, तो कितना हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं, 15 × 45, 15 का 15, तो 450 प्लस 465 हो जाएगा 4650 रुपये। कितना होगा 4650 रुपये उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया, तो कौन सा सही है इसमें, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे उसने गड़बड़ किया है कि भाई प्रॉफिट की बात ही नहीं की, ध्यान दीजिए आप भी
कि प्रॉफिट की उसने कहीं बात की है कि हाँ इतने का प्रॉफिट हो रहा है, या किसी एक का दिया हो, किसी का नहीं दिया, बस उन्हें इन्वेस्टमेंट दिया है। तो यहाँ पे भी ये देख रहा है शेयर ऑफ तरुण बोला है, तो हिंदी में कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तरुण का इन्वेस्टमेंट कितना था, तो ए था, ए बराबर कितना 31x आया था, x का मान हमें पता हो गया, तो 31x में रख दिया, तो कितना आया 4650, ठीक। 4650 किसी मैच नहीं हो रहा है, तो नन ऑफ दी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि चार दीवार और छत को रंगने की कुल लागत जो है 5480 है। यदि रंग करने की लागत 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, और कमरे की चौड़ाई जो है 7 मीटर तथा चौड़ाई 7 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है, और पार्श्व जो है सतह का क्षेत्रफल, मतलब पार्श्व सतह मतलब ये चारों दीवारों की क्षेत्रफल की बात कर रहा है, और छत का आयतन का जो छत जो है वो आयत है, उसका क्षेत्रफल जो 274 वर्ग मीटर है। तो कमरे की कुल लंबाई याद कीजिए, ठीक है। टोटल क्षेत्रफल दिया है किसका, चारों दीवारों का और प्लस छत का, कितना दिया है 274। अगर आप कह रहा है कि 5480 रुपये टोटल जो है पैसा लग रहा है, और 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो यहां से भी तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते थे। यहां से अगर 1 वर्ग मीटर का जो है 5480 रुपये लग रहा है, यहीं से आप देख लीजिए कि 20 मीटर स्क्वायर जो है कितने का लग रहा है, 20 रुपये लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर का। तो आप बताइए कि अगर हमें 5480 रुपये हमने खर्च किया तो कितने वर्ग मीटर होगा भाई, 1 वर्ग मीटर का इतना, तो 5480 रुपये का कितना 274 मीटर स्क्वायर आएगा। वही बात हो गई कि 50 रुपये है टोटल पेन की कीमत, ठीक है। टोटल है 50 रुपये के पेन की कीमत, हमारे पास टोटल एक पेन की कीमत 5 रुपये, तो टोटल पेन कितने हमने खरीदे भाई, टोटल पैसा हमने 50 रुपये खर्च किया है, एक पेन की कीमत 5 रुपये, तो कितना टोटल कितना पेन खरीदा हमने 10। वही तो बात हुई कि टोटल हमने खर्चा किया 5480 रुपया, और 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल 20 है, तो टोटल कितने वर्ग मीटर हो गए 274, सॉरी 274 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो वही बात यहाँ भी दिया है, इसका कोई मतलब नहीं निकला, तो क्या दिया है ये, चारों दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवार का क्षेत्रफल प्लस किसकी, छत का क्षेत्रफल, टोटल दिया कितना है उसने 274, और हमने निकाल के भी दिखाया कि ये भी 274 मीटर स्क्वायर आ रहा था, ठीक। तो हम देख लेते हैं अलग अलग। तो छत का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, छत का क्षेत्रफल कितना होगा, छत हमारा कैसा होगा, ऐसा ही तो होगा, कैसा होगा ये, तो ये क्या है हमारी लंबाई, ये क्या है चौड़ाई, सॉरी ये भी लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, तो हमारा क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब बात कर लेते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा, चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो एक बात बताइए कि हमारी दीवार जो होगी वो ऐसी कुछ होगी, कैसी होगी, ऐसे ही तो होगी, ठीक। तो ये वाली दीवार और ये इसके सामने वाली दीवार बरा सेम होगी, और ये वाली दीवार और ये दीवार सेम होगी। तो यहाँ पे अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हुआ तो हमें किसकी किसकी जरूरत है, इसकी क्षेत्रफल निकालना हुआ तो लंबाई, और ये हमारी क्या है ऊंचाई है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, सॉरी लंबाई गुणित ऊंचाई। तो इसका जो क्षेत्रफल है वही सामने वाले का क्षेत्रफल है, तो मतलब दो लोगों का क्षेत्रफल प्लस दो दीवार हो गई। अब इसका क्षेत्रफल निकालना हुआ तो कितना, चौड़ाई है बी, यहाँ पे भी तो ऊंचाई होगी, कुछ हाइट होगी कि नहीं होगी,
तो यहाँ पे कितनी हो गई इसकी क्षेत्रफल, बी गुणित एच, जिसका इसका क्षेत्रफल जो होगा उसका भी यही होगा, तो ये 2 हो गई। तो हमारी 4 दीवारें निकल आई, 2 ये 2 ये। तो अब सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 2, अब हमें दिया क्या है भाई, यहाँ पे हमें क्या दिया है, एल का मान कितना दिया है, नहीं दिया, पूछ रहा है। बी का मान कितना दिया है, 7। एच का मान कितना दिया है, 5। अब रख लेते हैं। तो टोटल 4 दीवार का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल कितना हो गया टोटल हमारा, एल बी प्लस 2 कॉमन, यहाँ पे एल बी प्लस बी एच, एल बी सॉरी एल एच है यहाँ पे, यार कितनी बार गड़बड़ करूंगा मैं। यहाँ पे कितना है, एल एच, क्योंकि यहाँ पे एल और एच, ठीक है, एल एच प्लस बी एच। थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हो जाता है कि भाई बी और एच सेम दिखने लगता है, सही, ठीक है। तो ये कितना दिया है, 274 मीटर स्क्वायर। अब मान रख देते हैं, एल का मान हमें पता नहीं, बी का मान कितना है 7 प्लस 2, ठीक है। एल का मान कितना है हमारा नहीं पता, एच का मान कितना है 5, बी का मान 7 और एच का मान 5, ठीक। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना है 274 मीटर स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा 7L, यहाँ पे देखा जाए तो 5 दूनी, ये 2 का अंदर गुणा किया तो 5 दूनी 10L हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 7 5 35 दूना 70, ये कितना हो गया 274। 70 को इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 17L हो जाएगा, जोड़ देंगे, और इधर कितना हो जाएगा 204। तो 17 इक्का 17, 3 बच गया, 17 दूना 34। एल का मान कितना आ गया 12 मीटर, कितना आ गया 12 मीटर। तो कौन सा सही है हमारा, ये ई वाला। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, वो तो मैं आपको समझाने के लिए एक एक पॉइंट समझाता हूँ जब, तो इसीलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। इसे आप, मैं कह रहा हूँ कि माइंड में सॉल्व कर सकते हैं, तो आप सॉल्व करके दिखाइए माइंड में, इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है एक नाव जो है 20 मिनट में धारा के अनुकूल 7 किलोमीटर जाती है, तो धारा के अनुकूल में जाती है तो इसकी स्पीड क्या होगी, डी डाउन स्ट्रीम। भाई अनुकूल मतलब क्या, डी डाउन स्ट्रीम। भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 7 किलोमीटर, यहाँ पे टाइम कितना है 20 मिनट, तो भाई किलोमीटर प्रति घंटा में, अगर ये किलोमीटर में है तो ये भी कितना होना चाहिए घंटे में, तो 60 से भाग दिया तो 20 3 60, तो यहाँ पे कितना आ गया 21 किलोमीटर प्रति घंटा आया इसकी स्पीड, ठीक। और आगे दिया है धारा की गति, c बराबर कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बात बताइए कि b का मान हम निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि b प्लस सी बराबर ही तो होता है डाउन स्ट्रीम। तो ये b का मान यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें 15 6 21, तो b का मान हमें मिल गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, c का मान इतना है। तो पूछ रहा है तो नाव को धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, तो t अप स्ट्रीम पूछ रहा है, तो डिस्टेंस कितना जा रहा है 36 किलोमीटर। स्पीड क्या हो जाएगी भाई, धारा इधर की बह रही है, बोट इधर आ रहा है, तो क्या करेगा, c इधर आ रहा है, बोट इधर आ रहा है, तो क्या हो गया एक दूसरे का विरोध करेंगे तो b माइनस सी होगा, v अप स्ट्रीम बराबर क्या होगा b माइनस सी। तो ये कितना 15 माइनस 6 तो कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड हमें क्या मिल गई 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने टाइम में 4 घंटे में ये क्या करेगा पहुंचा देगा। तो कौन सा टाइम लगा बी। तो ये क्या कैलकुलेशन करने में आपको पेन पेपर के उठाने की जरूरत थी नहीं भाई, तो आपने कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है।
तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार के पास दो वस्तुएं हैं जिनकी लागत मूल्य समान है। पहली वस्तु को 16% हानि पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को पहली वस्तु के विक्रय मूल्य कीमत से 1209 रुपये अधिक में बेचा गया। यदि दोनों वस्तुओं पर कुल जो है 15% का लाभ हुआ तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक, तो मैंने क्या कहा है कि पहले परसेंटेज के साथ खेलिए। तो दो वस्तुएं हमने मान लिया ए और बी है, तो हमने माना कॉस्ट प्राइस कितना है, हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया कितना 100x मान लिया, कोई दिक्कत। तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मिलेगा है कितना, हमने माना है कॉस्ट प्राइस हमारी 100x है, तो कह रहा है 16% की हानि पे बेच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस का 16% कितना होगा। भाई प्रॉफिट या लॉस हम किस पे देखते हैं, कॉस्ट प्राइस पे ही तो देखते हैं। तो 100x अगर हमारा ये है कॉस्ट प्राइस है, तो इसका 16% लॉस पे बेच रहा है, मतलब 16/100, जितनी कीमत होगी उससे 16% घाटे पे बेच रहा है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16x होगा, -16x घाटे में बेच रहा है, तो ये कितने में बेच रहा है, जाहिर सी बात है कि 84x में बेच रहा है, तभी तो 16 का घाटा हुआ। अब कह रहा है, उसने बोला है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है, कॉस्ट प्राइस दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 100x ही होगी। और सेलिंग प्राइस कह रहा है कि जो पहली वाली सेलिंग प्राइस है उसका जो है दूसरी वाली सेलिंग प्राइस से इतना अधिक है, 1209 रुपये अधिक है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है भाई 84x, इससे कितना बेच रहा है अधिक पे 1209 पे अधिक बेच रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमें प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ भाई, यहाँ पे देखा जाए तो हमें 16x का लॉस हुआ, और यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई। तो 84x माइनस अगर करोगे यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस रखोगे, तो 84x प्लस 1209 में अगर 100 घटाया तो कितना आएगा 100x, तो यही तो हमारा क्या होगा प्रॉफिट या लॉस होगा। सेलिंग प्राइस में हम कॉस्ट प्राइस घटा दिया हमने, तो कितना मिल जाएगा हमें 1209 माइनस 16x मिलेगा। कह रहा है ऑल ओवर जो है 15% का लाभ हुआ, ऑल ओवर हम देखते हैं कितना है भाई हमारा, यहाँ पे 16x, यहाँ पे 1209 माइनस 16x, तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं, ये हमारा प्रॉफिट और लॉस दोनों का पता चल जाएगा। तो ये हमारा हो गया 16x प्लस 1209 माइनस 16x। ठीक, ये हमारा क्या हो गया प्रॉफिट या लॉस जो भी है, लेकिन वो कह रहा है कि 15% का लाभ हुआ, यदि दोनों वस्तुओं पर जो है कुल 15% का लाभ हुआ, तो दोनों वस्तुओं की कीमत कितनी हो गई भाई 200 इस पे थी 100 इस पे, तो दोनों की कीमत पे कितनी पे 200x हो गई। तो बोल रहा है ना कि 15% का लाभ हुआ, तो इसका 15% कितना होगा, प्लस का 15% कितना होगा, जाहिर सी बात है कि कैंसिल, 15 दूना 30x हो गया। ठीक, यहाँ कितना है 16 दूना 32x प्लस कितना 1209, अब 32x को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा 62x हो जाएगा, इधर कितना है 1209, तो अब सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना हो जाएगा 31 दूना 62, 31 चौके कर दिया तो कितना 124 हो जाएगा, तो 31 तेईया कितना होगा 93, तो 93 120 में से 93 गया तो कितना 27, कितना 27, 31 का गुणा अगर 9 बार किया तो कितना 9 1 का 9, 9 3 27, 9 1 का 9, 9 3 27, 279 आया, मतलब कितनी बार जाएगा 9 बार। तो ये कितना हो गया 39/2 आया, x का मान कितना आ गया 39/2। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना है 100x है, तो x का मान हमें पता हो गया कितना 39/2, 3900 का आधा करेंगे तो कितना 38, 19 दूना 38, 1950 रुपये, कितना 1950 रुपये। तो ये कौन सा आंसर सही है हमारा ए वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, सिंपल ही था, और तो आप जितनी स्पीड आपकी होगी उसी हिसाब से ये आंसर आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो या मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करके जाएं, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो की प्रॉफिट मिल सके और वो भी अपनी स्पीड इंप्रूव कर सके।
और अभी तक आपने स्वयं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।